वालेकुम। प्रोग्राम इनफैक्ट में खुश आमदीद। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया का हमारी नई नस्ल के अंदर रुझान जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है और वो कैसे हमारी नई नस्ल को तबाह कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर टिकटॉक कैसे हमारी बच्चियों को मसाइल से दो चार करता है। और इस वक्त जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया है 17 साला सना यूसुफ का, उनको किस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इसकी वजह क्या बनी है। साजिद साहब, हम देख रहे हैं आजकल के बच्चों के अंदर टिकटॉक बनाने का और सोशल मीडिया के ऊपर, बेशक आप यूट्यूब देख लें, उसके ऊपर अपनी वीडियोस लगाने का ये रुझान बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और इसके बाद जो मसाइल होते हैं, जिस तरह से अब ये कत्लो गारत आम हो गई है। अब सना यूसुफ के आप देख लें कि कैसे उनको कत्ल किया गया है, क्या वजह साहिब साहब कि ये रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी पहले वजह बताएं और उसके बाद इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। अच्छा, वजह सिर्फ टिकटॉक ही बनी है, कोई और वजह नहीं है। मासूम सी बच्ची थी, बहुत खुश शक्ल बच्ची थी और कम उम्र बच्ची थी, फूल सी बच्ची थी। और एक ज़ाहिर है वो इस उम्र में क्या खेल कूद की उम्र होती है, शौक होता है, वो जैसे पार्क में जाके वो खेल रही है, बच्चियों की तरह वो खेल रही है। बस इसमें थोड़ी सी कहीं अगर कमी है तो वो चूंकि इस पे बहुत बात हो चुकी है कल से, जब से ये कत्ल हुआ है, बहुत सारी बातें भी हैं, बहुत सारी दीगर बातें भी निकाली जा रही हैं, इस पे तनकीद भी की जा रही है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि खास तौर पे बच्चियों को इस सोसाइटी में, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, क्या कह सकते हैं, ये मर्दों की सोसाइटी कह सकते हैं, यहाँ पर 50% से ज्यादा खवातीन हैं, तो उनको जीने का हक दें। बस उनको खुद या कुछ एहतियात करनी है या कुछ उनको उनके वालदैन को करनी है। वालदैन को सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना है कि किसी सोशल मीडिया की ऐप से उनकी किसी से बात है, राब्ता है, कोई फैन है, कोई दोस्ती है, तो वो उसकी क्या कह लें, हदूदों की यूद हो सकती हैं या हैं, या उनको कहाँ रोकना है। इस पे कोई, मैं कह रहा हूं कि कुछ चेक किस तरह का लगा हो कि या तो उनको इतना शऊर आ जाए, जो मैं समझता हूँ 16-17 साल की बच्ची को क्या होता है। बच्चों की वालदैन की गफलत आप कह रहे हैं, या बच्चों के भी वालदैन की गफलत कह रहे हैं कि वो जो लड़का है या वो जो बच्चा है, उसकी भी उम्र कोई तकरीबन इतनी ही होगी जितनी इस टिकटॉकर की थी, कोई 17 साल। लेकिन साहिब साहब, उसकी गफलत हम ज्यादा मानेंगे? उसकी गफलत, उसका जुर्म है बहुत बड़ा। किसी भी तरह से कोई बात का कोई जवाज नहीं है कि कत्ल कर दिया जाए। कोई सलाम दुआ हो, कोई ताल्लुक हो, ये तो किसी भी तरह से जायज नहीं। किसी भी तरह से इसको जस्टिस, उसको तो हैंग करना चाहिए इसके नतीजे में, ताकि कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। इससे पहले भी हो चुका है। ये थल की शहजादी थी, एक अपने अकाउंट इकरा नाम की एक बच्ची थी, नूरपुल थल थे। अच्छा। ये खोशाब का एक इलाका है। उसका कजन जो है वो उठ के पहले वो चूंकि गिरफ्तार हो गया, बल्कि खुद उसने इसको गैरत के नाम पे कत्ल करार दिया। अच्छा। कि ओ भाई, कजन को क्या गैरत, ये बेगैरत ही है। ये गैरत के नाम पे कत्ल जो है ना, ये एक बेगैरत ही होती है। कि आप, हमें पता है कि कब ये गैरतें जागती हैं, वो भी अब कोई बहन भाई की बात करें तो कुछ समझ आती है, कोई कजन की क्या गैरत होगी भाई आजकल की सोसाइटी में। और वो जनाब उसने उसको रोकना शुरू किया कि आप ये ना बनाएं, और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। ये किसी तरह से नहीं मुमकिन है, किसी तरह से ये ना किसी हवाले से सोसाइटी इजाजत देती है, ना आईन इजाजत देता है, ना शरीयत इजाजत देती है। कुछ भी हो, चाहे ये कत्ल करने की जो रुझान पैदा हो गया, खास तौर पे ये सोशल मीडिया ऐप से, और टिकटॉक की ऐप जो है ना, वो इसको ज्यादा फैल रही है। और इससे पहले भी हो चुके हैं कई वाकयात, इससे छोटे छोटे वीडियोस बनाना। अच्छा, कुछ तो ये अदाकाराओं का हुआ था इस तरह, पहले वो कंदील बलोच थी, उनका एक शोभा भी इस तरह, अंदलीब का एक वाकया याद है मुझे, नादरा पहले एक थी अदाकारा, तो वो तो शोभा ही ऐसा है कि उसमें कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि वो फिर उसके बाद जो है ना, किसी भी जगह पे झगड़ा हो जाता है। अब एक नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था इस्लामाबाद में, तो बाहर बैठे लोगों ने कहा कि जी उसने बुलाया क्यों था अपने दोस्त को, तो उसने ठीक किया,
भाई ये बुलाया हो, बात की हो, ये कत्ल करने का क्या मुमकिन है? इकराम राजा साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। इकराम साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। सर, ये जो टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हुआ है, इसकी वजह हम जानना चाहते हैं और इस वक्त क्या अहम पेशरफ्त हुई है इस केस के अंदर? जी देखिए, ये बड़े अनफॉर्चुनेट है और जिस तरह साजिद साहब बता रहे थे कि ये कोई पहला वाकया नहीं है और पाकिस्तान में ये एक खास किस्म का बिहेवियर है जिसके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है। इसमें जो आज की डिटेल्स हैं उसको अगर हम देखें तो जो पुलिस ने डिटेल्स शेयर की हैं उसके मुताबिक ये जो बच्चा था, ये इसकी भी कोई मेच्योर एज नहीं है। 22 इयर्स जो है पुलिस ने बताई है। उमर हयात इनका नाम है, फैसलाबाद के जो ये रिहायशी हैं, यानी कि इनका ताल्लुक पंजाब से था। और जो लड़की थी मकतूला, उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से था। तो यानी कि कोई उस तरह से राब्ता या फिर कोई रिश्तेदारी या कुर्बत जो है वो बज़ाहिर इस केस में नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि जो सोशल मीडिया है वो इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन बना। और ये कनेक्शन भी अभी तक जो पुलिस इतलात है, कुछ दो तरफा कनेक्शन नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई सना का कोई उससे राब्ता था या सना उससे कोई बातचीत करती रही हूँ। आईजी इस्लामाबाद ने बड़ा खुल के सहाफियों के मुताबिक सवालों के ऊपर इस बात का जवाब दिया है कि रेपिटेडली रिजेक्शन का उन्होंने वर्ड यूज किया कि इस केस में रेपिटेडली रिजेक्शन के बाद जो उमर है उन्होंने मकतूला को इस अंजाम तक पहुंचाया। और बुनियादी तौर पर जो उमर है वो कंटेंट की मोनेटाइजेशन करके पैसे कमाता था। यानी कि कंटेंट का, आप अगर आसान लफ्जों में कहें कि कंटेंट का मार्केट करने वाला आदमी था। मोनेटाइज करना कैसे है, कंटेंट से पैसे कैसे बनाना। अब उसका अपना फेस नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर खुद कोई बात करे या खुद सामने आए तो उसका कंटेंट बिके। अब ऐसे लोगों को जरूरत पड़ती है रेनाउंड फेसेस की, सोशल मीडिया के ऊपर जो चेहरे जाने माने चेहरे हों, जो ब्रांड्स हों। तो सना जो थी बड़ी कम उम्र, इस्लामाबाद में चूंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर मार्गला हिल्स में अक्सर अपनी वीडियोस बनाती नजर आती थी। और उसकी जो रील्स हैं वो खास तौर पर नौजवान तबके में बड़ी पसंद की जाती थी और जरा गैर रवायती किस्म का कंटेंट बनाती थी। उसमें एक जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक किस्म का कंटेंट जो है वो नजर आता था। तो इस तरह का जो कंटेंट था, अब बज़ाहिर उस कंटेंट से इंप्रेस होकर उससे रीच करने की कोशिश की उमर ने। और अब इसमें इन्वेस्टिगेट होना भी बाकी है कि क्या उसका मकसद पैसे कमाना था कि उस लड़की को, उसके कंटेंट को अपने लिए इस्तेमाल करता और दोनों पैसे बनाते, या वो लड़का पैसे बनाता। लेकिन बहरहाल उसने उसको ऑफर किया कि आप जो है मेरे साथ दोस्त करें और हम इस फ्रेंडशिप को आगे लेकर चलेंगे। अब उस लड़की को शायद सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे या जो भी इश्यूज थे, उसने उसको हर बार नो कहा कि भाई मैं आपके साथ बातचीत, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। अब उसने इस चक्कर में एक बार मई में पिछले महीने विजिट भी किया और ये देखे ना कि इस हद तक बात चली गई कि उसने उसका घर ट्रेस कर लिया। आप हालात में आप या मैं किसी का घर ट्रेस करने की हमें नौबत नहीं आती और हम फैसलाबाद से ट्रेवल करें एक सिटी से और दूसरे सिटी जाएं और उस आदमी को लोकेट करने के लिए जाएं। तो वो लड़का इस हद तक भी गया कि वो इस्लामाबाद आया, उसने ट्रेवल किया, उसने घर को लोकेट किया और फिर घर आके उसने ये तासुर देने की कोशिश की घर वालों को कि मैं सना को जानता हूं और हमारी दोस्ती है और मुझे मिलना है उससे। तो उसने कहा भाई मैं तो इसको जानती नहीं हूँ। तो फिर उसने ये भी कहा कि अच्छा ये वो शख्स है जो मुझे इनबॉक्स करता है, मैसेजेस करता है, तो इससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलना, ये तो आदमी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तो सना ने मिलने से इनकार कर दिया था। अब आज के दिन जो गुज़श्ता रोज जो 2 जून को वाकया हुआ, उस दिन सना का बर्थडे था। अब वो जो लड़का है उसको इतनी इंफॉर्मेशन थी कि आज उसका बर्थडे है और 2 जून को वो आया, अगेन ट्रेवल किया, यानी कि आज सेकंड टाइम वो ट्रेवल करके इस्लामाबाद, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद आया और अगेन उसने वही फरमाइश की कि मुझे घर आने दें, मैं भी आपकी पार्टी एंजॉय करना चाह रहा हूँ, आपकी बर्थडे है, हम इसको मनाएंगे। तो सना ने मिलने से वहां पे भी उसको मना किया, साफ कहा कि भाई आपको मैं नहीं जानती और आप इस घर में ऐसे नहीं आ सकते, ये बिल्कुल को पब्लिक प्लेस थोड़ी है कि आप आए और यहाँ पे मैं आपको जानती नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, तो आप ऐसे घर में आ गए, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं फैसलाबाद से चूक गया हूँ तो आप मुझे मिलने नहीं देते। तो उसने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए। 7 से 8 घंटे पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेट किया है
वो लड़का 7 से 8 घंटे इस्लामाबाद में रहा है और उसने ये भी इस दौरान कोशिश की कि अगर वो घर से बाहर निकल आए तो मैं उसका पीछा करूं और जहां पे वो जाती है तो जो भी उसके मोटिव्स थे वो अपने मोटिव्स पूरा करता। लेकिन वो जब उसकी वालिदा जो है सना की वो घर से बाहर आई तो उस देखा कि वो लड़की उनके साथ फैमिली के साथ बाहर नहीं गई और लड़की घर पे है, तो यानी कि उसने बड़ी रेकी की, बड़ा पहरा दिया। उसके बाद वो घर में दाखिल हुआ और फिर जब वो घर में दाखिल हुआ तो वहां पे उसकी फूफो भी थी जो चित्राल से आई थी गालिबन। वो आगे उनका गवाह जो है वो FIR में भी उन्होंने अपना वो सारा जो वालिदा मुदई है उन्होंने बताया कि वो भी मौजूद थी और उनके सामने जो है उसको फायर किया है, उसको मारा है और ये बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया। ये इस्लामाबाद में जैसे थोड़ी देर पहले सानी साहब बता रहे थे नूर मुकद्दम का केस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा। ये केस बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें बड़े लेवल पे, रियासती लेवल पे हमें रीथिंक करना है। आप उसी तरफ आ रहे हैं राजा साहब, आप ठीक तरफ आ रहे हैं, आपने पूरी डिटेल भी बताई। ये कोई फैन तो नहीं हो सकता इस तरह का जो इतना क्रिमिनल हो, उसने जाहिर है कोई हथियार भी खरीदा लिया या उसके पास पहले से होगा। ये कितनी कह लें कि वो ये फैन होना इस हद तक ले आया, इसको मेरा ख्याल ये है कि कोई मिसाल बनाना चाहिए। क्या कोई IG कोई बाकी पुलिस के जराए ने क्या बताया है कि कोई बड़े बड़े केस हमने देखे हैं उसमें लोग जो है ना वो चंद दिन हम आप बोलते हैं बात करते हैं सोशल मीडिया पे एक हाइप बनती है लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। हमें अब जरूरत है इस केस का पीछा करने की जरूरत है, ये हमारी बच्चियों का मामला है। एग्जैक्टली साली साहब, इस केस को होना तो ऐसा ही चाहिए कि एक एग्जाम्पल बनना चाहिए और यही कहा गया नूर मुकद्दम के केस में भी और यही कहा गया आपने कसूर में कुछ वाकयात देखे और हर दफा होता है, कभी बच्चों को टारगेट किया जाता है, कभी खवातीन को टारगेट किया जाता है। तो ये जो हमारी सोसाइटी में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे बच्चे हो गए, खवातीन हो गई, माइनॉरिटीज हो गई, ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट्स हैं और बदकिस्मती हमारी है कि हम हर बार एक हादसा होता है और उस हादसे का बस क्रिमिनल पकड़कर उसको सजा देकर उसके बाद समझते हैं कि शायद अब इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी इस केस की अगर बात करें तो अभी तो जस्ट मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है। अब खुदा करे कि पुलिस की, जैसे कि साहिब साहब आप वाकिफ हैं कि तफ्तीश का दौरानिया, फिर मुलजिम को कोर्ट में जाके पेश करना, ट्रायल को सक्सेसफुली वहां पर कंक्लूड करवाना, ये भी अभी अगला इम्तिहान होने वाला है। तो ये अभी तो मुलजिम को जस्ट पकड़ा है अब, और ये जो दावे आ रहे हैं ये तो पुलिस के जरिए आ रहे हैं। अब मुलजिम कोर्ट में जब पेश होगा तो ये सूरत हाल देखने वाली होगी कि वो बयान क्या देते हैं, उनका क्या बयान है। और डेफिनेटली कातिल की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो जाके को जस्टिफाई करें कि मैंने यह किया है, उसकी ये रीजन है। अब कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये मुकदमा चलेगा तो एक तरफ तो प्रोसिक्यूशन होगी और एक तरफ जो मुलजिम होंगे वो होंगे, इस केस का फैसला भी आएगा। लेकिन जो जैसे कि आपने कहा कि क्या हुकाम जो हैं वो इस सूरत नजर आते हैं, उनका कोई ऐसी कोई स्पिरिट नजर आती है कि वो इस केस को मिसाल बनाए और आइंदा ताकि इस बात का, इस तरह के वाकयात का सदेबाब किया जा सके। इस बारे में कुछ भी कहना अभी, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ऐसी है कि हम नहीं कह सकते कि भाई कोई ऐसी रियासत कुछ ऐसा कोई इस केस में कोई एग्जाम्पल सेट करने जा रही हो, क्योंकि सजाओं और जजाओं के हमारे यहाँ कवानीन बने हैं, सब कुछ है। लेकिन अगेन हम देखते हैं एक वाकया होता है और खामोशी होती है अगले वाकये के होने तक। तो अभी ये जो वाकया हुआ है बड़ी इस्लामाबाद में बहुत अफसरदगी है, लोग बेचैन हैं और जो छोटी छोटी स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनके पेरेंट्स खासे परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने ट्रेंड चेंज किया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके पेरेंट्स इतना नहीं बॉदर करते कि भाई क्या कर रहा है वो। बाज लोग वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े उनकी रीचेस हैं, उनकी फॉलोअरशिप है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त भी आ गया है कि वालिदैन भी जो है अब उनको भी सोचना होगा कि अब बच्चा क्या कर रहा है और फिर बच्चा सेफ भी है इसको लेकर। गो के बच्चे का राइट है कि वो जो कंटेंट बना रहा है, 17 इयर्स एज थी, टीनेजर्स कैटेगरी में आती थी सना, लेकिन उसकी जो उसके जो पेरेंट्स थे
उनको नहीं पता चल सका कि ये जो कुछ कर रही है इसके साथ कुछ, बहरहाल हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ जो सोसाइटी है तो उसके अलग सी एक यहाँ पे एक अप्रोच है लोगों की और जो सोच है उससे बहरहाल सिक्योरिटी अब जो देखने में आ रहा है कि इस वाकये के बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी टेंशन इस सूरत में भी होगी। ठीक है इकराम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। आपके तर्जे से यही जाहिर होता है कि हुकाम को नहीं, अब जो वालिदैन हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि कहाँ से कंटेंट बन रहा है और किस तरह से वो पैसा कमा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन करें फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा PTI हैं। फिरदौस साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। सर, जहाँ पर हम सोशल मीडिया के नुकसानात की बात करते हैं वहाँ पर इसकी एक ताकत भी है। आप देखें कि ताकतवर आदमी की वीडियो अगर वायरल हो जाए तो फिर उसको तख्ता-ए-दार तक ले जाने में कोई देर नहीं लगती। सलमान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो वाकया वहां पर पेश आया है उस हवाले से? जी, मेरे ख्याल से जो कुछ किरदार सोशल मीडिया ने कर दिया है वो कोई अदालत भी अब उनको कोई भी सजा दे दे वो उससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये पहली दफा नहीं है। अभी कराची में एक खातून थी जिन्होंने 6-7 लोगों को रोन दिया था। हाँ जी जी, उन्हीं ने वो एग्रीमेंट तो करके निकल गई। हाँ जी, इसे के खून बहा का कानून आ गया जी, कसास, जी कसास। लेकिन क्या वो माशरे में अब एक्सेप्टेबल होंगी कि नहीं होंगी? क्या लोग उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे? वो मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को दुबई शिफ्ट करके वहीं रहेंगी। और वैसे तो इस माशरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ताकतवर होता है वो काजी फाइज ईसा भी हो जाता है, चाहे वो लानत डोनट बन जाए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं। सोशल मीडिया अपना किरदार अदा करता रहे। सोशल मीडिया की जहां हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। एक छुरी है, वो सर्जन के हाथ में है तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो एक कातिल के हाथ में है तो वो हथियार है। सही। तो इसलिए हर के बेनिफिट है, लेकिन माशरे में, जिस माशरे में इंसान दूसरे आदमी के लिए या एक औरत के लिए सिर्फ अपनी गाड़ी पे चंद खराशे लग जाए उसके ऊपर वो ये सलूक करे, वो इस माशरे को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर 90% लोग जो इख्तियार में होते हैं या मालदार होते हैं वो ये समझते हैं देयर अबव द लॉ, और ये अबव द लॉ बनने का शौक जो है इस माशरे में सरिश कर चुका है। हर आदमी की कोशिश यही है कि वो कानून से बालादस्त हो जाए। रूल ऑफ लॉ पे कोई अमल ही नहीं करना चाहता। इससे कि हमने रूल ऑफ लॉ को कोई अहमियत ही नहीं दी। हम ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास ताकत हो तो आप फॉर्म 47 की असेंबली बना सकते हैं। असूल के बाहर चूल्हे में नहीं, ये सलमान फारूकी का कोई सियासी बैकग्राउंड भी है? नहीं, मेरे ख्याल से इंसाफ का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है। ये बुनियादी तौर पे एक वेल टू डू सिटीजन है। ऑब्वियसली हर आदमी की कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल लीनिंग होगी। हाँ जी। लेकिन कोई वो नॉन किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। आमतौर पे जो बिजनेसमैन होता है उसकी एक ही पार्टी होती है। तो नकवी साहब, बिजनेसमैन की पार्टी का नाम जो है वो जो कि मुस्तकिल इख्तिदार में रहती है। अच्छा। और मुस्तकिल इख्तिदार में जो पार्टी रहती है वो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। जी, ठीक है। अच्छा नकवी साहब, ये आप मलिर जेल का क्या हुआ है? वो कहीं अडियाला जेल पे सारी तवज्जो रह गई है और वहां पे लोग निकल गए चुप करके। देखिए, बात सारी ये है, इस मुल्क के अंदर ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कलसी थी? हाँ जी। आप मुझे ये बता दीजिए कि सिंध के अंदर कराची शहर का जितना सीवरेज का पानी है एक कतरा ट्रीट नहीं होता। अच्छा जी। कराची शहर पिछले 10 साल से जितना उसको पानी चाहिए उससे आधे या उससे कम पानी में गुजारा कर रहा है। बसों का निजाम देख ले, सड़कों की हालत देख ले, सिंध के अंदर जो कुछ सूरत हाल है, बच्चों को जो स्कूल से बाहर है उनकी तादाद देख लें, जो बच्चे काम करते हैं उनकी तादाद देख लें, जो अंडर
एज मैरिजेस हो रही हैं। कानून पास करते वक्त तो बड़े अच्छे अच्छे कानून पास किए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं होता। नहीं तो ये जो जेल से कैदी भागे हैं, ये कौन जिम्मेदार है इसका? ये क्या गफलत है? जी देखिए, इसके दो रुख हैं। मैं अभी एक टीवी प्रोग्राम पे था, मैंने कहा एक लिहाज से तो जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है उसको इंसान दोस्त आदमी कहना चाहिए। उसने बैरक के मखदूश हालात देखे, जलजला आया, उसने कहा कि ये लोग दब के मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि मैं इन्हें बैरक से निकाल दूं। ठीक है। और अगर उसके बाद बैरक गिर जाती तो आज हम सब बैठे उसकी तारीफ कर रहे थे कि कितना इंसान दोस्त आदमी था, उसने इतनी जानें बचा दी। ठीक है, ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है। अच्छा, अब इनके पास कोई एसओपी नहीं है, इनके पास लगता है लाइटें नहीं थी, इनके पास बार्ब वायर नहीं थी, इनके 3 पैरामीटर्स नहीं सेटअप हुए थे, तो ये तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। हर जगह जो है कॉर्नर कटिंग ने, करप्शन ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क के हर शोबे का। ये सूरत हाल है। पुलिस की जो गोलियां होंगी वो गोलियां चलेंगी नहीं, इसलिए वो ठुस हो चुकी होंगी, टीयर गैस एक्सपायर्ड हो चुके होंगे, इससे कि प्रोक्योरमेंट में डंडी, हर चीज में डंडी मार मार के कमीशन और कट्स ने इस पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया। ठीक है, ठीक है। और कोई इसको सही नहीं करने को तैयार। सही, ठीक है। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। सही साहब, अगर इस तरह से जिस तरह शमीम साहब बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया जाता, तो फिर जो बजट पास किए जाते हैं सही साहब, वो कैसे किए जाते हैं और वो कहाँ पर लगते हैं? अब नया बजट आने लगा है, उसमें क्या क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं? अच्छा, तजावीज़ तो बड़ी ख़तरनाक हैं और टैक्सों की भरमार सामने आ रही है। अभी तक जो तजावीज़ हैं, फाइनल जब तक होता है तब तक पता चलेगा, लेकिन तजावीज़ ही अपनी जगह पे बड़ी खौफनाक हैं कि आप अब अभी ये सोसाइटी इतनी डिजिटलाइज नहीं हुई या डिजिटाइज नहीं हुई कि जनाब हर एक के पास कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, और हर एक के पास अकाउंट भी हो। इतने तो पैसे हैं ही नहीं लोगों के पास अकाउंट में रखने के लिए। और ताज़ा ताज़ा रोजी कमाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूर पैसे लेते हैं, अक्सरियत जो इस मुल्क की है। तो आप यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को देखें, कैसे वो शाहाना पॉलिसी साज हैं कि वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब फौरी तौर पे इसी बजट में, अब ये तजवीज़ है लेकिन इस तजवीज़ पे भी बात करनी चाहिए, ये लागू हो या ना लागू, कि जी आप कैश से कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको वो महंगी मिलेगी। वो पहले आप अपने लोगों को एजुकेट कर लें, उनके मईशत तो इतनी बना लें कि वो कार्ड तो किसी बैंक का लेंगे ना, अपने किसी अकाउंट का लेंगे जिसमें पैसे होंगे। जहां पैसे ही नहीं होंगे तो वो या तो किसी से दिहाड़ी लगा के आएगा या वो किसी से जो है ना उधार लेगा, तो वो उसकी खरीदारी करेगा। उस पे बेचारे पे ये बोझ, मैं उसकी जाना उसको 21 तोपों की सलामी पेश करना चाहता हूं जिसने ये तजवीज़ दी है कि कैश पे जो लेंगे ना तो उसको महंगी चीज़ मिलेगी, जिसकी एक मिसाल पेट्रोल है। और वो जनाब अगर वो कैश पे लेगा तो 2 से 3 रुपए वो पेट्रोल महंगा मिलेगा। भाई क्या हो गया है, आप कहाँ रहते हैं? अब आप ये देखें कि इसके अलावा पैसे जिस बेचारे के पास अगर कोई 50,000 तक आ गए, तनख्वाहदार तबका ही होगा ना, इस कार्ड भी आ गया, जिसने एटीएम यूज जिसके पास आ गया वो अब उसने एटीएम यूज करना है, 10,000 निकलवाएगा तो वो कोई 150 दे देगा, उसमें से 150 से 200 रुपए वो अलग कटवाए। 50,000 करेगा तो मेरा ख्याल है 800 1200 मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, 800 से 1200 वो जो भी, अभी चूंकि लागू नहीं हुआ लेकिन ये भी क्या तजवीज़ है, यानी क्या कर रहे हैं। एक तो सिर्फ इतनी सी बात पहले कर ले। अच्छा, इसके अलावा बजट में जनाब तरक्याती बजट कम हो गया, मंसूबे कम कर दिए। और इसके अंदर साहब एक और तजवीज़ भी जो दी जा रही है कि एक घर में 2 मीटर नहीं लग सकते, उस पर भी बात करें। इसी से मुतालिक आप ये देखें कि वो जो सफेद पोश तबका है, जो एक घर में 2-2 3-3 फैमिलीज रह रही हैं, अपनी सफेद पोशी बचाने के लिए कि वहां इकट्ठे रहने से कुछ चीजें डिवाइड हो जाती है, वहां पे वो 2 मीटर लगवा लेते हैं और वो अपना अपना जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं।
बाज लोग करते हैं, एक ही फैमिली रह रही है, एक घर में 2 मीटर लग गए दूसरे किसी भाई के नाम पे या किसी बहन के नाम पे, और वो जनाब उस पे शिफ्ट करते हैं ताकि वो जो इन्होंने रेंट आउट भी तो किया होता है साहब, रेंट आउट भी किए होते हैं, वहां भी उनको चाहिए होता है। अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि जी दूसरा मीटर है ना, उसके लिए शराइत होंगी, यानी सफेद पोशी भी हमने नहीं रहने देनी लोगों की, जी उस शराइत बड़ी कड़ी है। हाँ उनकी एंट्री अलग हो, उनका एग्जिट भी अलग हो, अलग अलग उनके रास्ते हों, हाँ तो वो दूसरा मीटर लगवा सकते हैं। और भी दीगर कुछ शराइत भी हैं, उन्होंने देखना है कि यहाँ कितनी फैमिली रहती है, वो साबित करना होगा। ये बड़ा लंबा चौड़ा ये तजावीज़ हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये किस तबके को मार रहे हैं? ये हुकूमत जो है ये अवाम का खून चूसने के लिए आई है। ये हमने कहा है कि आप जो है ना पंगे लें, हमने कहा है कि आप इस हमें तो ये फिर नहीं कोई जंगे चाहिए। तनख्वाहदार तबके ने रवां साल 500 अरब के करीब जो है वो टैक्स अदा किया, हाँ। तो अब मजीद उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। उसपे उसको रिलीफ देने के बजाय हाँ। उसको तनख्वाह की शक्ल में कोई रिलीफ बड़ा मुतवक्को नहीं है। हो सकता है कोई 10 उनकी थोड़ी बढ़ानी, वो तो वजीरों और मशीरों वो उनकी बढ़ेंगी, वो उनकी बढ़ेंगी, उसका जरूर इम्कान है। अभी ये जनवरी से लागू की है इन्होंने जनाब, मार्च में कानून पास करके 3 महीने 2 महीने पहले से लागू कर दिए हैं। अपने लिए तो कानून बना रहे, कानून साज है ना जी, वो कानून साजी करते हैं, अवाम के लिए नहीं कर रहे कुछ भी। तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं मुतवक्को, इतना बड़ा कोई खुश नहीं होने की जरूरत। हाँ। कोई 10% हो सकता है सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह, 10 से 15% तक मुमकिन है इस महंगाई के दौर में। अपने जो किए हैं वो तो जनाब 2-2, 300-300% इजाफा किया, या शायद 500-500% ही बनता है सीधा सीधा जो भी परसेंटेज बनती है, तो उनको इतनी की मिलेगी। और वही तबका जो है ना वो टैक्स दे रहा है, सही, तो उनके ऊपर मजीद जो है ना उनको तंग करने की कोशिश की। इसके अलावा सेहत के बजट में कमी के मुतवक्को है, जनाब तालीम के बजट में कमी मुतवक्को है। अभी जो तजावीज़ हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो कम किए जा रहे हैं, तरक्याती बजट कम किया जा रहा है। और अब देखें इससे जाहिर है वो आना, वो तरक्याती मंसूबे भी अवाम पे ही आने हैं ना, उनकी चीजें मुतासर होनी है और अपने शाहाना जो अखराजात हैं वो नहीं कम करने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।